अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ में हूँ एतजाज और मैं हूँ रब्बे कायनात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन। पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब और आलूदगी से पाक बनाने के मिशन का आगाज हो गया। वन डे प्लांटेशन ड्राइव के तहत एक दिन में 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान वन डे प्लांटेशन ड्राइव का आगाज, एक दिन में 45 लाख पौधे लगाने का हदफ। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब और आलूदगी से पाक बनाने के मिशन का आगाज हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, जिससे निपटने के लिए शजरकारी इंतहाई अहम और नागुज़ीर है। इमरान खान ने टाइगर फोर्स और तलबा समेत पूरी कौम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाना हमारा हदफ है। वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क के कई शहरों में पौधे लगाए गए। माहौलियात की तब्दीली ने जिला खैबर का माहौल ही बदल दिया। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह पर लगाए गए पौधे कुछ देर बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गए। मुहिम टाइगर फोर्स और मकामी लोगों की हुलड़बाजी का शिकार हो गई। शजरकारी मुहिम में हुल्लड़बाजी, लगाए पौधे उखाड़ दिए गए। डीसी ने पहले इफ्तिताह किया, अब कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिला खैबर में शजरकारी मुहिम हुल्लड़बाजी की नजर हो गई। बाड़ा के इलाके मंडी कस्बे में मुजाहिरीन ने लगाए पौधे उखाड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि हम थे पूछे बगैर हमारी जमीनों पर टाइगर फोर्स ने पौधे लगा दिए। जाती जमीन पर सरकार नहीं, हम खुद ही पौधे लगा सकते हैं। डीसी ने बाड़ा मंडी कस्बे में बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया तो कुछ देर बाद मुश्तइल अफराद ने सारे पौधे उखाड़ दिए। वजीर आला ने पौधे उखाड़ने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डीसी का कहना है कि 2 फरीकैन का तनाजा है, कानूनी कार्रवाई के लिए जायजा ले रहे हैं। मुल्क भर में आज से शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं वजीर आजम की सरबराही में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है, जिसमें से आज 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। गुज़श्ता हमने 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस दफा जो हमें टारगेट मिला है पूरे पाकिस्तान में तो 10 अरब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा 1 अरब का टारगेट मिला है कि इस 5 सालों में, जिसमें ऑलरेडी 2 साल हमारे गुजर चुके हैं और 3 साल बाकी है, इंशाल्लाह इसमें हम 1 अरब टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह 1 अरब से ज्यादा इंशाल्लाह हम नए पौधे लगाएंगे, नए दरख्त लगाएंगे। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है ग्रीन पाकिस्तान, तो हम ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। सरगोदा में भी टाइगर फोर्स डे मनाया गया, जिसमें 25,000 के करीब जिले भर में दरख्त लगाए जाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक आबिद मेहनत व अफरादी कुव्वत के सूबाई वजीर अंसर मजीद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मलिक आबिद। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो शजरकारी मुहिम के हवाले से आज टाइगर फोर्स डे बनाने के कहा गया, जिसमें ज़िला सरगोदा में भी तकरीबन 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। उसके हवाले से हमारे साथ जो है इस वक्त कुव्वत इनफरादी सूबाई वज़ीर अंसर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या तफसील बताया। जी आप बताएँगे जो आज यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं उसके हवाले से आप क्या जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। आज पूरे पाकिस्तान में टाइगर फोर्स डे और प्लांटेशन डे मनाया जा रहा है, जिसके अंदर टारगेट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 10 अरब का टारगेट दिया है 3 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए प्लांट लगाने का जो मिशन है हमारा, जिसके अंदर पंजाब में 15 से 20 लाख पौधे इंशाल्लाह ताला आज के दिन सिर्फ और सिर्फ लगाए जाएंगे। और इसका आगाज़ हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पौधे लगाना
हमारा मकसद नहीं है। इसकी अवेयरनेस देना और इसकी अहमियत को उजागर करना हर पाकिस्तानियों के लिए, हर बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अंसर मजीद यहाँ पे जो सूबाई वजीर हैं उनका कहना है कि पूरे पंजाब में जो है आज तकरीबन 25 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, जिसमें जो है ज़िला सरगोदा की जितने भी यहाँ पे तहसीलें हैं उसमें तकरीबन 25,000 के करीब जो है टाइगर फोर्स जो है यहाँ पर शजरकारी मुहिम के हवाले से यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। और ये शजरकारी मुहिम का मकसद यही है कि जो यहाँ पर मौसमियाती तब्दीली हैं उनको जो है यहाँ से बेहतर किया जाए। और इस वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पर अंसर मजीद के अलावा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जितने भी यहाँ पर सूबाई वजीर के साथ यहाँ पर टाइगर फोर्स की बड़ी तादाद ने जो इसमें शिरकत की और शजरकारी मुहिम का जो यहाँ पर इफ्तिताह कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। अंदरूनी सिंध दादू के इलाके काचू में सैलाब ने तबाही मचा दी, सैकड़ों गांव पानी की लपेट में आ गए। वजीर आला सिंध ने सैलाबजदा इलाकों का फजाई और जमीनी जायजा लिया। मुराद अली शाह ने सैलाब की तबाही पर महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सिंध के जिला दादू में कील थर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से नदी नाले बिभर गए हैं। तहसील जोही के इलाके काचू के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, जबकि कई देहात मुतासर और मुतअद्दिद ज़ेरे आब आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जोही पहुंचकर सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों और FP बंद का दौरा किया। मुतासर होने वाले तमाम इलाकों का फजाई और जमीनी जायजा भी लिया। सैलाब की तबाही पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया पर सख्त बरहम हुए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के साथ है। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि जोही को आफतज़दा इलाका करार दिया जाएगा और मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते जोही में मौजूद हैं। सैलाब में फंसे मुतअद्दिद अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि दीगर को निकालने का काम जारी है। बरसाती नाले में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से निकाला गया है। मुतासरीन के लिए सरकारी तालीमी इदारों की इमारतों में आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान के 21 जिला में बारिशें तबाही बनकर बरसी, 8 जानें भी गईं और कोस्टल हाईवे का पुल भी बह गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने ऐसी तबाही मचाई कि 8 अफराद को जान से हाथ धोना पड़ा। कोस्टल हाईवे का पुल भी बहते पानी की नजर हुआ, लेकिन हब के रेले में फंसे स्याहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बीबी नानी पुल में शगाफ पड़ा तो सिंध पंजाब की क्वेटा के लिए शाहरा बंद करना पड़ी। जमीनी बुगटी में 4 से 5 फीट तक घरों में पानी जमा, लोग जाए तो कहां जाए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल, लेकिन सामान पानी में तैरता रहा। सैलाबी रेले में सांप ने भी एक शख्स को काटकर अस्पताल की राह दिखाई। खुजदार में बारिश के साथ साथ स्याहों की भी आमद, कुछ ने मंजर कैद किए, कुछ खुद कैद हो गए। फंसे लोगों को निकालने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। PTM में भी मुतासिरा अजला में इमदादी सामान बांट रही है। इंतजामिया ने सियाहती मकामात और नालों के करीब शहरियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी। सुबह पंजाब के इलाके रुझान और कोहे सलेमान के नदी नालों में तुग़यानी सैकड़ों बस्तियां मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। कई देहातों का रुझान से राब्ता मुनक़ता हो गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मूसलाधार बारिश से कोहे सलेमान की नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दरजंगी समेत दीगर दरों से पानी का हजारों क्यूसेक रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी कच्ची कनाल के ऊपर से भी गुजरने लगा है। सैलाबी पानी बहुत तेज होने के सबब रहायशी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा है। शाहवाली और ओ जमान के मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरे आब आ गयी। कई देहातों का रुझान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कपास और प्याज की फसलों की बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का खतरा है। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कोट पिठन और रुझान में कच्चे के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। दरसिंध में मुजफ्फरगढ़ और लिया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बदीन में बारिशों के बाद सेम नालों में शगाफ से कई देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। बारिशों ने दादू और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। पाक फौज दादू और झलमगसी में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक फौज का दादू और झलमगसी में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और बहरिया की टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल में मसरूफ हैं। झलमगसी की हिंदू फैमिलीज 8 घंटे ऑपरेशन के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी गई। मुतासरा इलाकों में 1000 अफराद को खाना भी फराहम किया गया।
तर्जुमान का कहना है कि झलमक्सी और गंधावा की मरकजी कॉलोनीज का राब्ता बहाल कर दिया गया। पारसी ब्रिज भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुल चुका है। कोस्टल हाईवे से भी राब्ते बहाल कर दिए गए हैं। पहली बूंद बरसे तो बिजली बंद हो जाती है, लेकिन बादल जम के बरसे तो पूरा शहर बंद हो जाता है। कराची की खूबसूरती बारिश के पानी में तैरने लगी। करंट लगने के वाकयात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। कराची में बादल मुसीबत बन के बरसे, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें डूब गई। कुरंगी, मलीर और काजवे पर सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। शारा फैसल, बहादुराबाद, सदर, आई चंद्रगढ़ रोड, जमशेद रोड, जहांगीर रोड और गुरु मंदिर में रात गए बादल जमकर बरसे। सड़कों पर पानी जमा हो गया। कयूमाबाद चुरंगी के करीब घर डूब गए। कहीं खड़े और कहीं बहते पानी ने रोजमर्रा जिंदगी अजीरन कर दी। शहर कायद में 4 रोज के दौरान करंट लगने के वाकयात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। मॉनसून की बारिशों ने के इलेक्ट्रिक की कलई खोल दी। 3 दिन में 174 फीडर्स बंद होने से बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। जाँ बहक अफराद के अहले खाना ने आला हुकाम से वाक़ये का नोटिस लेने की अपील की है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने महज रिवायती ताज़ियत तो की, लेकिन अहले खाना से कोई राब्ता न किया। कराची में बारिश के दौरान तबाहकारियां जारी है। मलीर नदी में तुगयानी से कुरंगी कॉजवे डूब गया। कुरंगी जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। देहात के मनाजिर नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मनाजिर हैं। कोरंगी कॉजवे मलीर नदी में तुगयानी के बाइस डूब गया। कोरंगी जाने वाला रास्ता बंद हो गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मैंने क्रॉसिंग पे जाना था, ये करंगी का रास्ता शॉर्टकट पड़ता था, किसी काम से गया था। क्रॉसिंग वाली दूसरी नदी भी कयूमाबाद से जो निकलती वो भी बंद जा रही है, ये भी बंद जा रही है। अब रास्ता नहीं है, कोई भी कहाँ से जाए। नागन से आ रहे हैं, बुरा हाल है। नागन पे भी पानी इसी तरीके से जमा हुआ है। पूरे रास्ते हम लोगों को पानी मिला। थोड़ा के आने जाने में मुश्किलात हो रही है, घर पहुँचने में मुश्किलात हो रही है। लेकिन हमारी हुकूमत को वक्त को सोचना चाहिए ना। वो निकलते हैं कहते हैं सारे मामला अच्छे हैं। साई सरकार ने कभी मुल्क के लिए, सूबे के लिए कुछ नहीं करा। कल जिस तरीके से हम लोग गए, बहुत परेशानी से गए। ये आला रोड भी पूरा जाम था और अपना ये चमड़ा चुरंगी भी पूरा जाम था। बाइकें आधी आई हुई थी। शहरी कहते हैं कि दफातर जाने के लिए यही रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन मलीर नदी में तुगयानी के बायस ये रास्ता भी बंद हो गया है। अब जाएं तो कहां जाएं? हम लोग काम पे जा रहे थे, बहुत मुश्किलात है। अभी आगे से भी रास्ता नहीं है, अभी कहां से जाएं? बहुत मुश्किलात हो रही है हमारे को इधर पानी के, और कंपनी में जा रहे हैं, ये सारा इधर पानी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह बरसात का पानी जमा है। सड़कों में इतने गहरे गड्ढे पड़ गए हैं कि गाड़ियां भी हिचकोले खाते गुजर रही हैं। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। बाओ के शहर लाहौर में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो शदीद हब्स के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मजीद बता रहे हैं जैन नकवी। जी जैन। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में इस वक्त शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश जो है वो एक हफ्ता मजीद रहेगी। इस वक्त अगर शहर की बात की जाए तो शहर में जो है वो ठंडी हवाओं का राज है, जबकि मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखाए तो लाहौर शहर की शाहराहों पे जो है वो इस वक्त पानी ज़ेरे आब इलाकों में जो है वो निशेबी इलाकों में पानी खड़ा होना भी शुरू हो गया है, जबकि शहरियों के चेहरों पे जो है वो खुशी की लहर है। शहरी कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि इतने दिनों बाद जो है वो लाहौर शहर में भी जो है वो बारिश हुई, क्योंकि रोज़ाना जो है वो दीगर शहरों के मुतालिक सुन के लाहौर के बासी खुदा से ये दुआ करते नजर आते थे कि न जाने कब लाहौर शहर में जो है वो बारिश होगी। और आज ऐसा ही हुआ कि महकमा मौसमियात की पेशीन गोई भी थी, लेकिन सुबह से मौसम खुश्क और गर्म था, लेकिन अब जो है वो मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें अगर बात की जाए तो लक्ष्मी चौक है, डेविस रोड है, माल रोड है, समनाबाद के इलाके हैं। इसके अलावा कैंट और डिफेंस के जो इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और शहरी खुश हैं, गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून और बारिशों का ये जो सिलसिला है ये आइंदा एक हफ्ते तक जो है वो रहेगा और लाहौर शहर में मजीद बारिशों के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया जैन नकवी। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ सामने आ गई। अफगानिस्तान में लोया जिरगा ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला सुना दिया। अफगान लोया जिरगा ने तालिबान से जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं जिरगे ने साबित कर दिया कि हुकूमत और अवाम अमन की ख्वाहिश रखते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नदीम रजा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब वक्त देने का। आज 400 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया गया अफगान लोया जिरगा की जानिब से। क्या समझते हैं कितनी हद तक ये अफगानिस्तान के अमन की जमानत हो सकती है? देखें, ये बिल्कुल लोया जिरगा है जिसमें मुल्क भर के जो 34 सूबे हैं वहां से 3200 से जायद अफराद शरीक हुए हैं और उन्होंने 400 अफराद को रिहा करने की मंजूरी दी है। भी इसका बाकायदा इसका जो ऐलान है अशरफ गनी इन्होंने करना है और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए गए थे, यानी कि जो सफारत खानों पर हमलों में और हुकूमती जो आला एहलकार हैं उन पर हमलों में और जो अवामी मुकामात हैं उनके हमलों में ये मुलविस अफराद थे और इनको रोका हुआ था। क्योंकि आपको पता होगा जो 29 फरवरी 2020 को दोहा में मुज़ाकरात के जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुए थे उसमें यह तय पाया था कि तालिबान के 50,000 कैदी अफगान हुकूमत रिहा करेगी और 1,000 जो अफगान हुकूमत के एहलकार हैं या अहदेदार हैं बाज जो तालिबान की कैद में उन्हें रिहा किया जाएगा। तो अब तक 4600 हुकूमत रिहा कर चुकी थी और वहां से तकरीबन 1000 पूरे रिहा हो गए थे। जिन अफराद को रोका हुआ था इन पे संगीन इल्जामात थे, वो बहुत बड़ी तादाद में इन पे इल्जाम था कि इन्होंने लोगों को कत्ल किया है। तो अशरफ गनी का यही कहना था कि ऐसे अफराद को कैसे रिहा किया जाए कि जिनके ऊपर जिन्हें सजाए मौत हो चुकी है और उनको सजाए पे अमल दरामद भी होने वाला है, ऐसे कैसे कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर अमरीकी हुकाम से भी उनकी बात हुई थी कि ये तारीखी मौका है, इसको ना जाने दिए जाए, इसमें आपको कड़े और सख्त फैसले करने होंगे क्योंकि ये वक्त हाथ से निकल गया फिर दोबारा हासिल नहीं होगा। इतनी जो कुर्बानियां दी हैं और ये जो मुज़ाकरात के 9 से 10 दौर हुए थे दोहा में मुज़ाकरात के, उसके बाद ये सब कुछ होना और यही एक बहुत बड़ी रुकावट यही थी कैदियों की रिहाई की। क्योंकि तालिबान का कहना यही था कि जब तक ये उनके 400 असीर रिहा नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ी पेशरफ है। इसी के बाद फिर बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात का मरहला है वो शुरू होना है। लेकिन हाँ, जिरगे ने एक बात ये जरूर कही है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात तक सारी सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा और इस मौके पर जंग बंदी जरूर होनी चाहिए। उसी तरह उसी वक्त जो है इस लोया जिरगे के असमराद लोगों तक पहुंच सकेंगे। नदीम साहब ये भी बताइएगा, लोया जिरगा में एक जानिब तो रिहाई की बात की गई है कैदियों की, दूसरी जानिब जंग बंदी की बात की गई है, कितनी हद तक इस पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? देखिए, अब सूरत हाल ऐसी है, अब कोई रुकावट नहीं है बड़ी, वो ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। क्योंकि अगर देखें आप इस साल में अब तक जो भी है पिछले 6 से 7 माह के दौरान अफगानिस्तान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसमें 1300 अफराद मारे गए हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। गो के ये तय हुआ था कि फिर हमले नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो बदअतमादी की जो फिजा थी उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल थी और ये लोया जिरगा ये होना था, ये डिले हो रहा था क्योंकि यही इसने फैसला करना था। अफगानिस्तान की जो रीत है, रिवायत है, उसके तहत ये फैसला हुआ है और फिर जो पार्लियामेंट थी उसकी अपनी कमेटियां थी, उन्होंने भी इसकी तौसीक किए। फिर लोया जिरगा ने के सामने हर चीज रखी गई, उन्होंने फिर कहा कि ठीक है मंजूरी दे दी है, लेकिन उसमें ये जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए कि 40 साल हो गए, 4 दहाइयां बीत गई हैं, अफगानिस्तान के अवाम ने अमन नहीं देखा। उनकी दूसरी नस्ल भी उसी में दहशतगर्दी के दौरान ही पली बड़ी है, बारूद की यानी कि खुशबू है उनकी सांसों में रस बस गई है। तो अभी उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि इससे फायदा उठाएं और ये तालिबान से भी कहा गया है कि वो ये जो लोग रिहा किए जाएंगे ये दोबारा से
दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस नहीं होंगे। और अशरफ गनी का ये भी वो था कि जो कैदी रिहाई का जो वादा किया गया था तालिबान और अमेरिका में, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इसमें अफगान हुकूमत फरीक नहीं थी, ये सारा इसके जवाबदेह और गवाह अमेरिका ही था, अमेरिका ही जामिन था। उसी ने तालिबान को यकीन दहानी कराई थी कि उनके कैदी रिहा किए जाएंगे। उसमें ये नहीं लिखा था कि संगीन जराइम में मुलविस होंगे या आम वाकयात में मुलविस लोग होंगे, उनको रिहा किया जाएगा। इसीलिए इनको अफगान हुकूमत को इनको रहा करना पड़ा, मजबूर किया। अमेरिका ने भी, फिर इमदाद रोकने की भी बात की गई थी, हमने देखा था माजी में, तो वो फिर इमदाद बहाल की गई। उसके बाद सारी चीजें चली, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान का सारा कुछ जो भी चल रहा है वो सब इसी पे चल रहा है, इमदाद के ऊपर डॉलर्स भी आ रहे हैं, तो उसी बुनियाद पे हर चीज आगे बढ़ रही है। तो अभी बहरहाल ये एक बेहतरीन मौका है अफगान अवाम के लिए कि सूरत-ए-हाल को आगे बढ़ाया जाए और अमन अमल होगा तो अफगानिस्तान में फिर खुशहाली आएगी। सही। नदीम साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये दहशतगर्दी जिनको भी रिहाई दी गई है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो वहां पे कोई नहीं दे सकता। गारंटर से देखें एक ही है, एक ही अमेरिका गारंटर है इस सारे प्रोसेस का, इसके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, जो कई चंद ममालिक है, पाकिस्तान का इसमें किरदार रहा है इनको टेबल पे बिठाने के लिए। फिर दोहा में जो इनके दफ्तर खोला गया था, सियासी दफ्तर, वहां से हर चीज चल रही थी, लेकिन जो दस्तखत हुए उसके ऊपर मुआहदे के ऊपर वो अमेरिका और तालिबान ही के हैं। सिर्फ हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं होगा, ये जो भी लोहे जिरगा को हुआ ये सारी चीजें भी आगे जाएंगी, फिर उसके ऊपर बातचीत होगी और ये मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी गारंटी तो उस तरह से कोई भी नहीं। जब मुआहदा हुआ था, अगर आपको याद होगा फरवरी में, उसके बाद भी कार्रवाइयों में शिद्दत आई थी, हमने देखा था, बहुत शदीद हुई थी। लेकिन हाँ, अभी इस दौरान ये जो अभी बकरा ईद के ऊपर 3 रोजा इन्होंने जंग बंदी की है, यहाँ इस मौके पर कोई ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की अवाम बहुत सफर कर चुकी है। मुसलसल तय दर पे उनके दहशतगर्दों के वार किए जा रहे थे। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते में अमन होगा, पाकिस्तान में भी अमन होगा। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता तो ये मगरबी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो है सूरत-ए-हाल उसी तरह से खराब रहेगी, क्योंकि आगे भी मजीद खदशात हैं, दूसरी तरह के भी खदशात सर उठा सकते हैं अगर अफगानिस्तान में अमल नहीं होता। सही, बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर वोल्कन बोस का आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर वोल्कन बोस कराची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि UNGA के सदर मुंतखब होने के नाते में मुतादिद ममालिक का दौरा करता रहता हूँ। इसी सिलसिले में बतौर मुंतखब सदर UN 75वां जनरल असम्बली पाकिस्तान का दौरा करूंगा। वोल्कन बोस्कर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात होगी, जिसमें 75वीं जनरल असम्बली एजेंडे के मसाइल और तरजीहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। अफगानिस्तान में लोया जिरगा ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला सुना दिया। अफगान लोया जिरगा ने तालिबान से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं कि जिरगे ने साबित कर दिया कि हुकूमत और अवाम अमन की ख्वाहिश रखते हैं। मुज़ाकरात की राह में हाइल बड़ी रुकावट लोया जिरगा ने दूर कर दी। 3 रोज की बैठक के बाद लोया जिरगा ने अफगान हुकूमत की कैद में 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला दे दिया। लोया जिरगा में मंजूर होने वाली करारदाद में मुतालबा किया कि तालिबान कैदियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी जमानत पर रिहाई दी जाए। अगर इन तालिबान कैदियों में कोई गैर मुल्की है तो इसे काबिल एतमाद गारंटी के साथ इस मुल्क के हवाले किया जाना चाहिए। अमन मुज़ाकरात में जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम, शहरियों के बुनियाद। भारत में मोदी के इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इंतहा पसंदों ने जय श्री राम का नारा न लगाने की पादाश में बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोदी सरकार के इंतहा पसंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। राजस्थान के इलाके में इंतहा पसंद हिंदू बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर पर चढ़ दौड़े। जय शर्मी राम और मोदी जिंदाबाद के नारे न लगाने की पदाश में बुजुर्ग शहरी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इंतहा पसंद बुजुर्ग मुसलमान शहरी को पाकिस्तान चले जाने का बोलते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर जान बचाकर निकला। इंतहा पसंदों ने कुछ फासले पर उन्हें दोबारा पकड़ लिया।
उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। बुजुर्ग मुसलमान की दाढ़ी खींचते रहे और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी के दांत टूट गए, एक आंख सूज गई, जिस्म के दीगर हिस्सों में भी चोटें आईं। इंतहा पसंदों ने 52 साल अब्दुल गफार का रक्षा और नकदी छीनने के बाद छोड़ दिया। बुजुर्ग शहरी के अहले खाना ने पुलिस में रिपोर्ट में दर्ज कराई। सोशल मीडिया भी बुजुर्ग शहरी की आवाज बन गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में लेने का दावा किया है। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अकलीतों पर तशद्दुद का ये कोई पहला वाकया नहीं। इससे कबल भी हिंदू तवा नजरिए की हामी भारत में अकलीतों पर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें भारत में अकलीतों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात पर कई बार आवाजें बुलंद कर चुकी हैं। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को अवामी सतह पर भरपूर सराहा जाने लगा। शहरियों का कहना है कि इस मुश्किल दौर में सच टीवी की इस काविश को हम सलाम पेश करते हैं। खिदमत फकीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सच टीवी की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ गुर्बत है वहीं सच टीवी की काविशें रंग लेकर आ रही हैं और इन काविशों को सच टीवी की मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सल्तनत उस्मानिया यानी कि ओटोमन एम्पायर से लिया गया है, जिसमें यही होता था कि लोग अपने इलाके में ज्यादा कीमत अदा करके सफेद पोश लोगों की मदद किया करते थे। फर्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं और मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लें। सच टीवी ने जो ये सिलसिला शुरू किया है नेकी की टोकरी, जिसमें गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत है और इन्होंने सब तंदूरों की जगह पे ये नेकी की टोकरी रखी है। इस सच टीवी की इस काविश को मैं सराहता हूँ। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें गरीब आवाम की दस्तरस हो चुकी। इस हवाले से बता रहे हैं अवैस महमूद। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी अशिया खुद नोश की कीमतें और महंगाई जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त सबसे बड़ी जो मंडी है उसमें मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे हर अशिया जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अशिया खुद नोश की चीज़ों में जो दालें हैं, चावल है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ मौजूद है, लेकिन इसमें भी 10 से 20% जो है वो इजाफा हो चुका है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो मेन चीज़ें हैं जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है, आटा हो गया, दूसरा जो चीनी हो गई और घी जो हो गया, इसमें भी जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जो गरीब आवाम की दस्तरस से जो है वो दूर कर दी गई है। जबकि गरीब लोगों का यही कहना है, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है इसके खिलाफ कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। नुर्खनामे जो हैं वो हर दुकानदार के अपने अपने नुर्खनामे हैं, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि हमारी दुकानदार से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जो चीज़ें हैं वो हमें पीछे से जो है वो महंगी मिलती है, जबकि हम महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई है उसमें दिन पर दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जो गरीब तबका है वो महंगाई की जो चक्की है उसमें पीसता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो महंगाई पे कंट्रोल करे, जो रोज़मर्रा की अशिया है, ख़ास तौर पर जो घी है, आटा है, चीनी है, उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो करे, क्योंकि वो हर घर में इस्तेमाल की जाती है। उसमें जो है वो थोड़ी सी रिलीफ दी जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो उनको रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया अवैस महमूद। महंगाई के तूफान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। क्वेटा में मुनाफाखोरों ने दूध और दही की कीमतों में भी 15 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि जिले इंतजामिया मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। जिले इंतजामिया की बेहिसी के बायस वादी क्वेटा में यूं तो पहले ही मसनूई महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है, मगर अब दूध फरोशों ने हुकूमती अदम तवज्जही का फायदा उठाते हुए दूध और दही की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है। क्वेटा के मरकजी हिस्से समेत नवाही इलाकों में दूध की फी लीटर कीमत 110 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए, जबकि दही की फी लीटर कीमत 120 रुपए से बढ़ाकर 135 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। डेयरी फार्म समेत अक्सर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार हैं। जुबरी से दूध के बजाय पानी पिलाएंगे, क्योंकि उसके पास 130-120 पे कहाँ से आता है,
वो तो किसी चौक पे रोजाने के लिए 300 के लिए शाम तक इंतजार करता है, वो भी कभी मिल जाता है, मजदूरी कभी नहीं मिलता है। तो ये बड़ा दुख की बात है, इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दूध 110 रुपए से 125 से 130 के करीब पहुंच गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटी के जितने मेंबरान है वो सिर्फ बड़ा इनाम है, वो बैठे हुए, उस कमेटी का कोई मकसद ही नहीं रहा, क्योंकि जब अमल दरामद नहीं हो गया ऐसी कमेटी ऐसी चीज़ों पे जो है ना वो कमेटी बनाना फजूल रहती है। कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदा जो है ना अपना रेट जैसे मनमानी उसका चाहिए वही रेट तय करता है। आवाम जो है दर पदर है, मजदूरी है नहीं, लोग जो है ना बहुत परेशान है, गरीब लोग जो है ना। तो गवर्नमेंट से अला वकाम से हम लोगों का दरख्वास्त है कि इस पे थोड़ा नजरसानी करे। कोयटा में गुज़श्ता कई माह से जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई इजलास भी मुनक्किद नहीं हुआ है, इसीलिए मसनूई महंगाई में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आजादी की तैयारियां जारी हैं। गली मोहल्लों और सड़कों पर सब हिलाली परचमों की बहार है। जगह जगह पाकिस्तानी परचम समेत दीगर चीजों के स्टॉल्स भी सज गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज ही देखें 14 अगस्त के दिन को मनाने के लिए शहर कायद में भरपूर अंदाज में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ शहर के इलाकों में जो है पाकिस्तान के परचमों की बहार है। हर तरफ देखें तो मुकम्मल तौर पर परचमों की बहार और पाकिस्तान के मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, पाकिस्तानी परचम उन पे छपे हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ दीगर चीज़ें जो जिसमें बैजेस होते हैं पाकिस्तानी परचम के बने हुए, मास्क और केप्स जिन पर भी पाकिस्तान के परचम बने होते हैं, ये तमाम चीज़ें 14 अगस्त के हवाले से बनाई जाती हैं, तैयारियां की जाती हैं और इन्हीं स्टॉल से शहरी जो है अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए यहाँ से खरीद कर अपने घरों को सजाते हैं। शहरियों का कहना है कि इस दिन को उन्हें एक आज़ाद मुल्क मिला था और आज वो खुश हैं कि वो एक आज़ाद रियासत में, आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। इसी दिन को वो भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस दिन को जो है भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरी मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकालते हैं। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी। गुजरावाला में यौम आज़ादी के हवाले से दीदा जेब अशिया की खरीदो फरोख्त जारी है। शहरी कहते हैं कि इस यौम आज़ादी को कश्मीरियों के नाम करना चाहते हैं। मजीद जानते हैं हाफिज शहजाद रफीक से। जी शहजाद रफीक। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है शहरियों में मिली जोशो जज्बा बढ़ता जा रहा है। बाजारों में खरीदारों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी कर रही है। बाजारों में भी खूबसूरत अशिया जो है वो मौजूद है। कहीं खूबसूरत बैजेस हैं, झंडियां हैं, झंडे हैं, खूबसूरत कैप के साथ साथ एनेक्स भी हैं और साथ खूबसूरत विग्स भी हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी कर रहे हैं। जी बताइएगा कैसी खरीदारी जा रही है? हाँ जी, हम 14 अगस्त के हवाले से बच्चों के लिए कुछ सामान लेने के लिए आए हैं और बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी और ये आज़ाद मुल्क हासिल किया। और दूसरा ये कि हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि किस तरह हमें ये मुल्क के लिए मेहनत करनी चाहिए और इसको तरक्की की राह पर गामजन करना चाहिए। और हम ये 14 अगस्त के हवाले से जो है ये प्रोग्राम ये अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है। उनका कहना है कि अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के हसूल के लिए हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत की है, कितनी कुर्बानियां दी है और इस 14 अगस्त को यौम आज़ादी को अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के नाम करना चाहते हैं। जी शुक्रिया शहजाद रफीक। पेशावर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहरी कहते हैं कि आज़ादी का दिन हम बहुत जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और इस आमद के साथ ही जो मार्केटें हैं, जो स्टॉल्स हैं वो सज जाते हैं। पाकिस्तानी परचम के मुर्सलिक जो झंडे हैं, झंडियाँ हैं, कपड़े के बने दूसरे जो बैचेस हैं पाकिस्तानी परचम के बने हुए वो मार्केटों में फरोख्त होने के लिए आ चुके हैं। मैं इस वक्त कृष्णनगरी बाजार में मौजूद हूँ। एक स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे हर अशिया जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पैचेस यहाँ पे मौजूद है, चूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, हेयर बैंड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, फ्रेंडशिप जो हाथ में बांधते हैं वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। बैचेस जो पाकिस्तानी परचम के मुंसलिक जो बैच हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। झंडे भी यहाँ पे मौजूद है खरीदो फरोख्त के लिए, यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है जो पाकिस्तानी जो पेशावर के शहरी हैं वो भी जो है वो खरीदो फरोख्त में जो है वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जबकि जो पेशावर के शहरी भी जो है वो मुहिब्बे वतन होने का जो है वो सबूत पेश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर क्या कहेंगे, 14 अगस्त आ रही है, मास्क भी आपने पहना हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, तारीखी लिहाज से 14 अगस्त को बहुत ही अहमियत हासिल है। ये इस दिन हमारा जो पाकिस्तान था, वतन अजीज जो था, वो इस दिन मार्ज वजूद में आया था। इसके अलावा जो हम मुहिब वतन होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुबारक दिन को मनाएं और दूसरों को भी इसका कहें, समझाएं लोगों को इस दिन को मनाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनके शहरी की बात सुनी, इनका भी यही कहना है, बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। इनका यही कहना है कि एक मुहिब वतन होने के साथ साथ जो कश्मीरी भाई हैं उनके साथ भी जो है वो शाना बशाना खड़े हुए हैं। उनके हर मुश्किल में, हर जो जदोजहद में उनके साथ जो है पाकिस्तानी अवाम जो है उनको नहीं भूली और उनके जो है वो शाना बशाना खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और अब बात करें कोरोना की, तो पाकिस्तान से कोरोना धीरे धीरे कम होने लगा। वायरस ने एक दिन में मजीद 8 जानें ली। मुल्क में तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,84,121 हो गई। में कमी, एक दिन में 634 अफराद में तस्दीक। वायरस ने मजीद 8 जानें भी ले ली। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 8 मरीज जाँ भाग हो गए। वायरस से अमवात 6082 हो गई हैं। एक दिन में कोरोना के 23,390 टेस्ट किए गए, जिनमें से 634 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 17,791 है। अब तक कोरोना के 2,60,248 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पूरे मुल्क में कोरोना के लिए मुख्तस 1859 वेंटिलेटर्स में 153 पर मरीज मौजूद हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 21,27,089 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 2,84,121 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बैरूत धमाके ने लबनान की सियासी बुनियादें हिला डाली। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजारत खारजा की इमारत पर कब्जा कर लिया। फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पों के दौरान एक एहलकार मारा गया। मुजाहिरीन ने हुक्मरानों को धमाके का जिम्मेदार करार देते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। बैरूत में बंदरगाह के करीब मंगल को होने वाले धमाके के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजारत खारजा की इमारत पर कब्जा करके इसे इनकलाब का मरकज करार दे दिया। मुजाहिरीन ने इमारत में तोड़ फोड़ भी की। मुतादिद सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। पार्लियामेंट पर कब्जा करने की कोशिश फोर्सेज ने नाकाम बना दी। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन ने बैंक्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पर भी धावा बोलकर एक हिस्से को आग लगा दी। फोर्सेज और शहरियों के दरमियान तसादुम में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं। मुजाहिरीन ने जवाबी पथराव किया। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। धमाके से होने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए जब 2 वज़रा मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। बैरूत धमाके में 158 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 6,000 अफराद जख्मी हुए। 30,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान के सदर मिशेल ऑन ने धमाके की बैनुल-अक़वामी तहकीकात के मुतालबात को मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मकामी हुकाम इस बात का जायजा लेंगे कि क्या यह धमाका किसी तरह की बैरूनी मुदाखलत के बायस हुआ है। लबनान के वज़ीर आज़म ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म हसन दियाब का कहना है कि बहरान से निकलने का वाहिद हल कबल अज़ वक्त इंतखाबात है। बैरूत धमाके पर लबनान की वज़ीर इत्तलात मिनाल अब्दुल समद ने इस्तीफा दे दिया। लबनान में आवाम के एहतजाज के बाद वजीर इत्तलात ने अपना ओहदा छोड़ दिया। मिनाल अब्दुल समद ने बैरूत धमाके पर आवाम से माफी मांगते हुए ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। मिनाल अब्दुल समद ने कहा कि वज़ीर आज़म हसन दीब की हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए खुद को हुकूमत से अलग कर लिया। वो धमाके में गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक हैं। मंगल को बैरूत बंदरगाह के करीब होने वाले धमाके में 158 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। सैकड़ों जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
सोमालिया में फौजी अड्डे पर कार बम धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। धमाके में सोमालिया के नेशनल स्टेडियम को निशाना बनाया गया, जहां सोमाली नेशनल आर्मी के फौजी मौजूद थे। सोमाली फौजी हुकाम के मुताबिक 27वें ब्रिगेड कैंप के करीब बड़ा धमाका हुआ। धमाका खेज मवाद से भरी हुई एक गाड़ी ने दाखिली दरवाजे से आकर टकराई, जिसके नतीजे में 8 फौजी जिंदगी की बाजी हार गए और 14 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सोमाली हुकाम के मुताबिक फौजी 20 पर हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम शबाब ने कबूल कर ली है। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मकबूजा फलस्तीन को हड़प करने का मंसूबा पेश करने वाले इसराइली वजीर आजम को अपनों की ही मुखालफत का सामना, अपने ही हरीफ बन गए। नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में शिद्दत आ गई। इसराइली अवाम 2 माह से अपने ही वजीर आजम के खिलाफ कोरोना बहरान और बदउनवानी पर सरापा एहतजाज है। नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी हजारों मुजाहिरीन जमा हुए और मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बदउनवानी के इल्जामात और इनके कोरोना से निमटने के मामले पर गुस्से की वजह से हजारों इसराइलियों ने रैली निकाली। मुजाहिरीन कहते हैं इसराइली वजीर आजम ने कोरोना के खिलाफ नाकाम जदोजहद की। वायरस से अफरा तफरी फैलाई गई, जिसके बायस मुलाजमतें चली गयी, कारोबार तबाह हो चुके। तल अवीव में मुजाहिरीन ने स्याह झंडे लहराए, नारे लगाए, मुतालबा किया कि करप्ट वजीर आजम इस्तीफा दें। जब तक नेतन्याहू इस्तीफा नहीं देते वो सड़कों पर रहेंगे और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसराइली वजीर आजम पर फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुंचाने के साथ साथ रिश्वत लेने के मुकदमात अदालत में जेर समात हैं। नेतन्याहू इसराइल की मुल्की तारीख में पहले सरबराह हैं जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दी, जिस पर शहर कायद के शायकीन क्रिकेट बहुत मायूस दिखाई देते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने दूसरे इनिंग्स में अच्छी बैटिंग नहीं की, जिसके बाद हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल मैच इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई उसने सेकंड इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और फिर कप्तान की भी सही खराब वो थी, मतलब परफॉर्मेंस उसने भी सही नहीं किया। जी पाकिस्तान बेसिकली जो मैच आ रहा है, एक तो सेकंड इनिंग में पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी नहीं की और सेकंड बैटिंग जब पाकिस्तान ने की ऐसा लग रहा था कि डर के खेल रहे हैं, अग्रेसिव नहीं खेले, जो हमारी क्रिकेट की नेचर है। जब कभी भी हम अग्रेसिव खेलें हम जीते हैं। तो एक तो दबके खेले, उसकी वजह से हमने विकेटें गंवाई। सो हमें तेज़ खेलना चाहिए था। दूसरी जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब पाकिस्तान ने 5 विकेटें ले ली थी, उसके बाद जब क्रिस वोक्स आया शुरू में, तो उसमें ये चाहिए था, सारी दुनिया जानती है, मेरे ख्याल से कोच की जो वर्किंग है वो अच्छी नहीं थी। क्रिस वोक्स के बारे में कि मशहूर है कि रिप्स के ऊपर बॉल अगर आप उसको कराएं तो उसको पसंद नहीं है। अगर ये 2-3 फील्डर करीब में लेके शार्ट बॉलें कराते हैं उसके रिप्स पे, तो हम उसको आउट कर लेते। पाकिस्तान मैच हारा है, वो थोड़ी सी नाकिस कप्तानी की वजह से हारा है, लेकिन फिर भी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान इसीलिए मैच हारा था क्योंकि अजहर अली ने कैप्टनसी सही नहीं करी थी और वो लोग बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर रहे थे। वो जीता हुआ मैच हार गए क्योंकि शुरू में बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी थी, लेकिन आखिरी में आके हार गए थे। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।